नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से पुलिस का मानवीय चेहरा यहां सामने आया है। ट्रांसफार्मर की चपेट में आए एक बच्चे को पुलिसकर्मियों ने यहां बचाया है। बच्चे को तत्काल सीपीआर उपचार दिया गया, सरकारी गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने पुलिस का आभार यहां जताया है। जालौन के ऐट थाना क्षेत्र के ऐट कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां कुछ पुलिसकर्मी बच्चे के लिए एक देवदूत बनकर सामने आए और उन्होंने बच्चे को मौत के मुंह में से बाहर निकाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालौन में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। ट्रांसफार्मर की चपेट में आए एक बच्चे की जान पुलिसकर्मियों ने बचाई है। साथ ही सीपीआर उपचार देकर तुरंत बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालौन में एक बच्चा ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना लगी, कुछ पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बच्चे की जान बचाई और तुरंत उस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। योगी सरकार की जनता के समस्याओं को तहसील जिला स्तर पर सुनवाई कर निपटारे के निर्देश के तहत पूरे प्रदेश में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होता है। इसी कड़ी में मोहनलालगंज तहसील में सैकड़ों फरियादी प्रार्थना पत्र लेकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कई समस्याओं का मौके पर ही यहां निस्तारण किया गया। हालांकि इस बीच मंडलायुक्त पुलिस की कार्यशैली से नाराज जरूर दिखाई दिए। तो लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन यहां किया गया। कई लोग अपनी फरियाद लेकर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे और कई समस्याओं का यहां निस्तारण किया गया है। समाधान दिवस में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो वर्षों से शासन प्रशासन, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जब ये नगर निगम का विस्तार हुआ और वहाँ पर वो गांव नगर निगम में समाहित कर लिए गए, परंतु वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि समाज सेवा का काम करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ अन्य लोग हैं और वहाँ की सड़क इतनी ज्यादा खस्ता हाल है, जल भराव है। उन चीजों की गुहार लगाने वो आज कमिश्नर मैडम के साथ आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी फरियाद कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सीके वर्मा, रमा हॉस्पिटल। 2022 से लगातार कंटिन्यूअस पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम को लगातार कंप्लेंट की जा रही है। पोर्टल पे कंप्लेंट की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या है डलौना मार्ग, रायबरेली रोड से हरकंसगढ़ी होते हुए डलौना मार्ग जाता है, संपर्क मार्ग, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। और इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उसमें बच्चे बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं, गिर करके बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। अतः जो है यही निवेदन है कि उसको ठीक कराया जाए सरकार से। तो आपने इससे पहले कहीं इसका पत्राचार किया? उसका मैंने पीडब्ल्यूडी को कंप्लेन किया, पोर्टल पे कंप्लेन किया, नगर निगम में कंप्लेन किया, सब मैंने आज मैडम को दे दिया है। कमिश्नर मैडम आई हुई हैं। जो आपने इससे पहले किया उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आपका क्या मानना है, जहाँ दिया इससे कुछ कार्य होगा आपका? अब उम्मीद तो है कि हो जाए कुछ। भाई उम्मीद के ऊपर दुनिया चल रही, उम्मीद पे लगाए। समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं, पूरे गांव के लोग आए हुए हैं। बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब ने भी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हर व्यक्ति यहाँ फरियाद लगाने आता है कि शायद उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे साथ एक पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार यहाँ समस्याओं का समाधान होता है। भाई साहब, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जनहित में मुद्दे उठाए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार पूर्ण समाधान दिवस के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। फरियादों को यहाँ तक बुलाती है, कागज ले लेती है, सरकार के नाम पे कागज पूरा हो जाता है। किसी भी लाभार्थी को कोई किसी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ आपको सरकार से शिकायत है या अधिकारियों से? काम नहीं हो रहा तो अधिकारी, सरकार तो काम कर रही है ना? नहीं, मुखिया अगर नहीं सुनवाई करेगा तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी कैसे काम करेंगे? अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। अब इससे बड़ा तो कोई अधिकारी या कोई सामान्य नेता तो नहीं हो सकता है।
जब प्रदेश का मुखिया ही नहीं सुन रहा तो अधिकारी कैसे सुनेंगे। और सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, गड्ढा मुक्त रोडें देंगे, लेकिन सरकार जो है गड्ढा युक्त सड़कें दे रही है, जिसका उदाहरण आप सामने तहसील में देख सकते हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं और इस तरह से सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है। काफी लोग जो अपनी पीड़ा यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, अभी हम संबंधित अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं लखनऊ से कैमरामैन हेमंत यादव के साथ सुखपाल सिंह। योगी सरकार ने अपने गठन के बाद से ही जिस प्रकार से जन सामान्य की समस्याएं सुनने के लिए थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है, जिसका नेतृत्व कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब जी कर रही हैं और यहाँ पर फरियादी जिस संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, कहीं न कहीं ये सरकार की नीतियों पर और उनके द्वारा जो मातहत अधिकारी हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि यदि इनको समस्या का समाधान तहसील से और थाने से लोकल स्तर पर ही मिल जाए तो उनको फिर इस समाधान दिवस में इतनी बड़ी संख्या में भीषण गर्मी में और बारिश में यहाँ आकर लाइन न लगानी पड़े। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से लोग हैं, हम बात करते हैं उन पीड़ितों से भी, और हमारे साथ यहाँ कुछ अधिवक्ता बंधु हैं जो कि उनकी समस्याओं का निस्तारण के लिए खुद प्रयासरत रहते हैं। काफी पीड़ित आते भी मैंने देखा, वकील साहब हैं और निःशुल्क उनकी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे थे। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से उनको इन सब समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और किस प्रकार यहाँ समाधान होता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम टीपी एडवोकेट। ये बताइए, यहाँ पर जिस प्रकार से समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, पूर्व में भी यहाँ पर डॉक्टर शिवपाल गंगवार जी कर गए, डॉक्टर रोशन जैकब जी कर रहे हैं। क्या लगता है जिस संख्या में यहाँ फरियादी आते हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान होता है? अगर फरियादियों का समाधान हो जाए तो इतनी बड़ी भीड़ न लगे। ये समस्या तो यही कि कर्मचारी पैदा कर देते हैं, किसी के नाम किसी ने कर दिया, किसी घाटा उल्टा हो गया, किसी का रकबा कम हो गया, किसी क्या हो गया, सब ये समस्याएं होती पैदा। जैसे यहाँ पर अभी भी मैंने सुना डॉक्टर रोशन जैकब मैडम कह रहे थे थाने की जो समस्याएं थी कि कूड़े करकट की जो समस्याएं थाना दिवस में आती है, समाधान नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, जमीनी विवाद है, तो क्या आपको लगता है अनुपात में समस्याएं तो रहेंगी, इसमें कमी आती है? नहीं, इसका समाधान हो रहा है लेकिन बहुत कम इसका परसेंटेज है समाधान होने का। नहीं इतनी यहाँ तक। देखिए, हमारे साथ एक और पीड़ित हैं, पुलिस से आप? पुलिस के सिपाही हैं, हम इनसे भी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। बहुत पीड़ित हैं, उद्वेलित हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनका दर्द क्या है। मैं 7 साल से मोहनलालगंज में परेशान हूँ। भू माफियाओं के द्वारा 7 साल से मेरी जमीन की आज तक पैमाइश नहीं हो पाई, जिसके कारण से यह इसका एसडीएम यहाँ पे या तो पैसा लेते हैं या तो नगद लेकर के अपने ये वर्क करता है, जो आज तक कोई काम करता ही नहीं। यह बार बार तहसील दिवस आता है, तहसील दिवस में कोई काम नहीं होता। संतोष कुमार गिरी आपके नेम प्लेट पे लिखा? हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार गिरी है। मैं एक आर्मी से हूँ। आर्मी से? हाँ, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और 7 साल से भू माफियाओं से परेशान हूँ। मोहनलालगंज में मैं कहाँ नहीं गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। का मामला है ये मोहारी कला का है। समस्या क्या है? पैमाइश का है। 7 साल से पैमाइश नहीं हो पा रही है। कब्जा किसी और का है? हाँ, कब्जा भू माफियाओं ने कर रखा है और बार बार हम अपील कर रहे हैं। आज भी मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ और फिर जा रहा हूँ देने के लिए। आशा करते हैं आपको न्याय मिलेगा। कमिश्नर मैडम बैठी हुई हैं और फरियादियों की समस्याएं जिस प्रकार से सुन रही हैं, आशा करते हैं उन सभी की समस्याओं का समाधान होगा। आगे बढ़ते हैं। सपा नेता आजम खां की वायु सुरक्षा वापस लेने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने हमारी संवाददाता चूली सिंह से खास बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार आजम खां और उनके परिवार का लगातार उत्पीड़न कर रही है। यूपी सरकार ने आजम खां पर कई फर्जी मुकदमे भी लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने छुटभैया नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा उसने दी है, जबकि आजम खां जैसे बड़े नेताओं की सुरक्षा को वापस ले लिया है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर नरेश उत्तम ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो सुरक्षा हटा दी गई है आजम खान की, उसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मोहम्मद आजम साहब इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, इस देश के जाने माने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनकी सुरक्षा हटाना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि मोहम्मद आजम साहब को वायु श्रेणी नहीं और इसके प्लस करके सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उस देश के लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में
आजम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सर, कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, शिवपाल जी की जो पार्टी थी उसका समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था। कहा जा रहा है इस बार शिवपाल जी के जो साथी हैं उनको जो ना मौका दिया जाएगा, इस पे क्या कहना? दिया जा रहा है, दिया गया जाएगा नहीं। उनके सारे लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके लोग हमारे लोगों में कोई अंतर नहीं है। हम किसको कहाँ पर रखना है, वो किसको कहाँ रखेंगे, वो हमारे नेता है, जो कहते हैं हम लोग करते हैं। तो जयंत चौधरी को लेकर के भी एक बयान आ रहा है कि जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जयंत चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं और चौधरी चरण सिंह जी इस देश के महान किसान नेता थे, इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर समाजवादी पार्टी भी चल रही है और वो भी चल रहे हैं। हम दोनों एक है और किसी तरीके का ये भ्रामक प्रचार गलत है। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने एक बयान दिया हुआ है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने, अरुण राजभर ने एक बयान दिया हुआ है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब है यादव। क्या कहेंगे इस पे? हम तो नरेश उत्तम पटेल हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनका बयान तो लगता है तो साबित होता है ना। हम तो नरेश उत्तम पटेल हैं, हमारा भी 43 साल का राजनीतिक जीवन है समाजवादी आंदोलन से, और हम जब से राजनीति में आए समाजवादी विचारधारा माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। इसी से साबित हो जाता है उनका सवाल का जवाब। ये थे हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएन टीवी, लखनऊ। फतेहपुर के खगा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निःशुल्क किट का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं और दालों को शामिल कर खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। अब खबर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इलाके से है, जहां पिछले कई सालों से रिमझिम इस्पात फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर लोहे को गलाकर सरिया बनाया जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खुले में बहने से खेतों में पहुंच रहा है, जिससे किसानों की फसलें सूख जाती हैं। इसी के साथ फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से भी लोगों को समस्या का सामना यहां करना पड़ता है। समस्या ये है कि जो ये पानी आ रहा है गंदा केमिकल वाला, ये रिन्यू स्टाफ से आ रहा है। उन्होंने छोड़ दिया, बोल दिया कि हम यूपी साइड जगह में छोड़ रहे हैं, और यूपी साइड वाले कह रहे हैं कि ये जो थोड़ी दिन के लिए वो यहाँ पानी आता रहे। ये पानी जाता रहा उधर उस साइड, पीछे साइड, बजरंगबली साइड, ये उल्टा पानी आ रहा है। ये सब फसल नष्ट कर दिया। मूंगफली और तुम्हारा जो है मूंग, तिली सब बोई हुई थी। समस्या ये है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लेकिन वो हिल के ही जाते हैं, हिल के ही आते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए। हमारी खेती है यहाँ पर 21 बीघा, उसमें मूंगफली बोई थी, वो भी नष्ट हो गई। किस फैक्ट्री से पानी आता है? रिमझिम पास। कितने बीघा फैक्ट्री, कितने बीघा खेती थी? हमारे यहाँ 21 बीघा खेती थी। नुकसान कितना हुआ? इसमें कम से कम हमारे पास 8 बीघा बोया था, 8 बीघा नुकसान हुआ। समस्या यही है कि रिमझिम इस्पात लिमिटेड वाले केमिकल युक्त पानी हमारी जब फसलों से बाहर है, मना करने पर बोलते हैं कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, यूपी साइड इसी वाले जाने। मैनेजमेंट वहाँ का बात करने को तैयार नहीं है। सारी फसलें डूब गई हैं, बर्बाद हो गई। केमिकल युक्त पानी है, बच्चे अच्छे आते हैं, जानवर आते हैं, तो उससे जलन से वो है तो पैरों में से घुस जाते हैं पानी में धोखे से, तो छाले वाले पड़ जाते हैं। किसी अधिकारी से इस विषय में संबंध में बात की? हाँ, माननीय सदर विधायक से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कहा नहीं, दिया। उन्होंने कहा कि कल आएंगे, देखेंगे कार। तो आप लोग के माध्यम से मुझे भी मिल रही, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा, और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का स्थिति का अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति प्रशासन से भी, शासन से भी, और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई फैक्ट्री का जालौन कोतवाली उरई क्षेत्र के अंतर्गत कौच रोड पर पड़ने वाले काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार की देर शाम अचानक से गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से यहां झुलसकर घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने लाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी की चिंताजनक हालत देखकर मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया है।
तो बगल में भतीजी बैठी थी, उसमें लग गई आग, धोखे से कुछ लोग घायल भी हो गए थे। हो गए घर के सब हमारे। सिलेंडर फट गया था? नहीं, फटा नहीं था, लीकेज आग लग गई थी उसमें। फिर हम लोगों ने बुझाया उल्टा सीधा करके किसी तरीका से, और फिर उसको लगभग कितने लोग झुलस गए इसमें? 3 लोग झुलसे, 3 की मौत हो गई। जिला जालौन के कोतवाली उरई कांशीराम कॉलोनी का कल शाम की एक घटना है। एक कबाड़ी थे, वो कबाड़ में एक गैस सीएनजी का सिलेंडर लेके आए थे। उसमें से वो पीतल निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास के दौरान उसमें से गैस का रिसाव हुआ और उनके घर के अंदर गैस सिलेंडर पे खाना बन रहा था। ये गैस के रिसाव के कारण जो अंदर गैस का सिलेंडर में खाना बन रहा था उसमें ब्लास्ट हुआ, और जिसमें कि 7 लोग परिवार के। झांसी में वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी रक्षा शिवपुरी राजमार्ग पर गड्ढे में फंसने से पलट गई, जिसमें उसमें सवार एक दरोगा, एक दीवान और एक सिपाही को चोट आई है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश जिला दतिया से ललितपुर की ओर जा रही वीवीआईपी को पुलिस स्क्वाड द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ झांसी बॉर्डर पास कराया जा रहा था, तभी ये हादसा यहां पर हुआ। गड्ढे के कारण एक जिप्सी आ रही थी, पुलिस वाले सवार थे उसमें, जिससे वो गड्ढे से अनकंट्रोल हो गई, तो गाड़ी पलट गई। पलटने से 2 सिपाही कर्मी घायल भी हो चुके हैं। गाँव वासी आए, उन लोगों ने सीधी कराई गाड़ी, उसके बाद मदद की गई लोगों की, जिससे वो अब पुलिसकर्मी को दोनों को भेज दिया है मेडिकल। अच्छा, कहाँ हादसा हुआ? ये हादसा डेली गाँव पे जी, हमेशा रोज ही हादसा होते रहते। राजधानी लखनऊ के 35वीं वाहिनी पीएसी में 61वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 का समापन हो चुका है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 11 जुलाई को डॉक्टर केएस प्रताप कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी द्वारा किया गया था। वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रतियोगिता में यूपी पुलिस के 14 जोनों में से रेडियो जोन और प्रशिक्षण जोन के अतिरिक्त 12 जोन के महिला खिलाड़ी 130 और पुरुष खिलाड़ी 545, कुल 675 खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। आज 61वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन हुआ है। 11/7/23 से 14/7/23 तक ये संपादित हुई शहीद भगत सिंह तरणताल में। इसमें कुल 12 जोन से 130 महिला खिलाड़ियों ने और 545 पुरुष खिलाड़ियों ने, कुल 675 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें सर्वोच्च धावक आरक्षी बलराम मेरठ जोन ने चल पुरुष वैजयंती पुरुष बरेली जोन ने अर्जित की। सर्वोच्च धाविका आरक्षी रजनी बरेली जोन और चल वैजयंती महिला बरेली जोन ने अर्जित की। 61वीं वार्षिक पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 61वीं जो थी, आज उसका समापन हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एडीजी पीएससी सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल पर। सर, जो आज ये प्रोग्राम हुआ था, कौन के मुख्य तरीके से विजेता रहा है और किस तरीके से प्रोग्राम कराया जा रहा था? हाँ, तो 61वीं तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन आज हुआ है। 4 दिन का कार्यक्रम था। इसमें 12 जोन ने प्रतियोगिता में शामिल हुए। इसमें करीब 600 से ज़्यादा यहाँ एथलीट्स आए हुए थे और इस एथलीट्स में 130 महिलाएं भी भाग लिया और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के यहाँ हुआ। वाटर पोलो भी हुआ, डाइविंग भी हुआ और विभिन्न प्रकार के स्विमिंग के स्पर्धाएं भी यहाँ देखने को आपको मिला है। और इसमें जो विजेताएं हैं उन सबको हमारी तरफ से बधाई है और आने वाले दिनों में जिनको पदक प्राप्त नहीं हुआ है वो निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमारा एक बहुत अच्छा धावक है बलराम, उन्होंने एक एस्टॉन्डिंग क्रॉस कंट्री रन किया है 30 मिनट्स 10 सेकंड्स में 10 किलोमीटर उन्होंने पार किया है। ये एक एस्टॉन्डिंग रिकॉर्ड है और आने वाले दिनों में अगर ये नेशनल गेम्स में अगर ये जाएंगे तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे ये आ सकेंगे। तो हमारे साथ में एडीजी पीएससी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि आज इस प्रोग्राम का समापन हो गया है। जो 61वीं वार्षिक पुलिस तैराकी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता थी, इसका डीजीपी सर के आगमन हुआ और आज उन्हीं के उद्घोष के बाद में समापन हुआ है। बलराम नाम के एक धावक हैं,
जो पीएससी से संबंधित हैं, उन्होंने 30 मिनट 24 सेकंड में 10 किलोमीटर की एक जो रेस थी उसको पार किया है। और आने वाले समय में, जैसा कि सर ने बताया है कि आने वाले समय में यदि वह नेशनल खेलेंगे देश के लिए, तो निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, न सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की पीएससी बल के लिए भी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 135 वाजिदपुर गांव के खादर क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने खादर क्षेत्र का जायजा लिया। मोहसिन शहीदी ने अपनी एनडीआरएफ की टीम का उत्साह भी बढ़ाया। बीते 2 दिनों से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 2000 से ज्यादा मवेशियों को भी निकाला गया है। ये देखिए, गौशालाओं से जो है वो गौवंश को परसों से ही रेस्क्यू कराया जा रहा है। कल भी जो है वो 1500 से ज़्यादा गौवंश रेस्क्यू कराया गया था। आज सुबह भी कराया गया है। और एक हिंड्राइस करके गौशाला है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी गौवंश थे, अभी भी कुछ है पर वो सुरक्षित है। उन्हीं में एक जो है वो बुल था, बताया जा रहा है कि हाई क्वालिटी का और ब्रीडिंग बुल है, तो उसको आज जो है टीम ने रेस्क्यू किया है। अभी जो है उसको भेजा गया है। कितनी कीमत है सर लगभग? ये बता रहे हैं कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ के आसपास बताई, इनके द्वारा बताई जा रही है। और पानी में निकाल कर लाना, जानवर भी भागते हैं, वो फेमिलियर नहीं होते हैं, उनको संभालना, कॉन्फिडेंस देना, इसमें वक्त लगता है, बट कार्रवाई लगातार चल रही है। अब खबर देवरिया से है, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। देवरिया में पहली बार ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है जिसमें गरीब लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जाकर गंभीर बीमारियों का इलाज और साथ ही जांच भी करवाई। स्वास्थ्य शिविर समेलपुर लोकसभा के अंतर्गत समेलपुर कस्बा में लगाया गया। आपको बता दें कि दयाल फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहां किया गया है। पैर के दर्द है इसलिए ये यहाँ पर जो शिविर लगा है इसमें पैसा लग रहा है कि निःशुल्क है? ऐसे ही पैसा नहीं लग रहा है। नहीं, दवा भी मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इसके उद्देश्य से लगाया गया है। क्षेत्र में हर आदमी स्वस्थ रहे, हर आदमी बिल्कुल खुशहाल रहे, इसके लिए ये कैंप लगाया गया। ये कैंप कहाँ पे लगा है? ये सलेमपुर कस्बा एक यहाँ की गांव है, सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे हार्ट का हो रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर का हो रहा है, हड्डी का हो रहा है। अभी तक ये सरकार द्वारा लगाया गया। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकड़कर बाइक से भागते 3 युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाइक से राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर भागते वक्त राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल है। बाइक पर मोर को पकड़कर तेजी से भागते यहां युवक नजर आए। पूरा मामला चौतारगढ़ थाना क्षेत्र के सिरवत और कपिया गांव के बीच का है। अब आपको गोंडा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के जल शक्ति मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ में एल्गिन, चरचरी तटबंध समेत अन्य जो प्रमुख तटबंध घाट और सरयू नदी में पड़ते हैं, जिनके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की आपदा से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता था, उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण के उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ हम लोगों ने बैठक की है। यद्यपि जनपद में बरसात एवरेज से। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।